एवं आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बायोस्टैटिक्स सेकेंड जो यूनिट है उसका डेटा समराइजिंग पार्ट, जो हमारा टॉपिक है। तो डेटा समराइजिंग क्या होता है? पहली बात तो समरी, जो हम जानते हैं कि जिसका हिंदी में मतलब होता है सारांश। मान लीजिए कोई भी हमारा टॉपिक होता है तो हम उसका समरी निकालते हैं। क्या करते हैं, पूरे टॉपिक का जो एक आउटकम होता है कि वो कहना क्या चाहता है, हम उसमें बताते हैं समरी में। तो डेटा समराइजिंग भी वही है, कोई हमारा डेटा हमने तैयार कर लिया है और उस डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो क्या कहना चाहता है, पूरा उसका हमारे पास उसका आउटकम आ जाए, और ये भी इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना कि सबके द्वारा वो समझा जा सके और वो इंफॉर्मेटिव हो, मतलब हम उसको समझ सकें, उसके बारे में एनालिसिस कर सकें। ठीक, तो डेटा समराइजिंग या समराइजेशन यही होता है। देखिए, द टर्म डेटा समराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंटेशन ऑफ ए समरी और रिपोर्ट ऑफ जनरेटेड डेटा इन अंडरस्टेबल एंड इंफॉर्मेटिव मैनर। ठीक, अंडरस्टेबल और इंफॉर्मेटिव मैनर में जो समझने लायक, जो हम उसको इस तरह से तैयार कर रहे हैं, उस पूरी अपने रिपोर्ट को, उस डेटा को हमने जो हमारे सामने आया है कि वो हम सबके द्वारा समझा जा सके। ठीक, इन जनरल डेटा कैन बी समराइज numerically in the form of table known as tabular summarization और visually in the form of graph known as data visualization। जो सामान्य तौर पे हम सब जानते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक, देखिए पिछले यूनिट में हमने पढ़ा कि हम उस डेटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कई सारे अलग अलग तरीक़ों से, मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब उस डेटा को हम अलग अलग तरीक़ों से दर्शाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे सामने। ठीक, तो प्रेजेंट करने का हमारे पास अलग अलग तरीका। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में क्या करेंगे, टेबल बना के उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल के समझाना चाहते हैं तो हम उसे टेबुलर समराइजेशन कहते हैं, या फिर विजुअली ग्राफ के माध्यम से, हिस्टोग्राम के माध्यम से या पाई चार्ट के माध्यम से जो हम विजुअली देख सकें, उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में दर्शा सकें, तो हम उसे कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा समराइजेशन। और डेटा समराइजेशन के टाइप्स हैं, एक टेबुलर समराइजेशन है और एक विजिबल है। टेबुलर क्या होता है? दिस मेथड इंस्टेंटली कन्वेज पैटर्न सच एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। टेबुलर समराइजेशन में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अभी क्या होता है अभी देखेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? Data visualization. Visualization from a chosen graph style such as histogram, time series, line graph, etc. can help to spot trends immediately in a visually appealing way. और डेटा विजुअलाइजेशन में हम ग्राफ के माध्यम से, हिस्टोग्राम के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को, अपना जो भी डेटा है जो हम बताना चाहते हैं, उसका आउटकम, उसको हम दर्शाते हैं। अब देखिए, डेटा समराइजेशन का अलग अलग जो तरीका है वो है सेंट्रलिटी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल डेटा। तो सेंट्रलिटी में आता है, या सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियम, मोड, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल डेटा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किन तरीक़ों से किया जाता है उसको पढ़ेंगे, और उसको हम दर्शाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हिस्टोग्राम और टेलीप्लॉट के माध्यम से। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर नॉर्मली ये बात करें तो कोई चीज़ बार बार अगर रिपीट हो रही है तो वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी। ठीक, मान लीजिए कोई हमने 10 लेटर लिखे, ए से लेके एफ तक, उसमें कई बार रिपीट किया, तो उसमें हम बोलें कि बी कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि मान लीजिए बी 4 बार रिपीट हो गया, तो बोलेंगे कि बी की फ्रीक्वेंसी 4 है, वो 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे ये पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक नंबर का सेट है, मान लीजिए डेटा का सेट है ये। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ हम ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं और एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, जितना ये डेटा होता है उसको लिख लेते हैं। हम नंबर देखिए, इसमें 0 सबसे छोटा है और 6 सबसे बड़ा है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब हम गिनेंगे कि 0 कितनी बार आया है। ठीक, काउंट कीजिए तो 0 कितनी बार आया है, 1, उसके बाद है हमारा 2, उसके बाद 3, 4, 5। 0 5 बार आया है, तो कितनी बार रिपीट हुआ 0, 5 बार, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। वैसे 1 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 भी 5 आया है। तो इन सारे नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं को जब हम टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं
तो इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल विच कंटेन्स ऑब्जर्वेशन और क्लास इंटरवल इन वन कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इन द अदर कॉलम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टेबल होता है जो एक साइड पे ऑब्जर्वेशन रखता है और एक साइड पे अपना इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रखता है, 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब हमारा क्या है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने जितने ना अभी पढ़ा है मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबका 2 टाइप था, ऑन ग्रुप और ग्रुप। हम 2 तरह से डेटा अपना पहले कैलकुलेट कर रहे थे और रिप्रेजेंट भी उसी तरह कर रहे थे। तो एक आएगा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब उसमें क्लास इंटरवल नहीं रहेगा। ठीक, जैसे ये हमारा अनग्रुप डेटा है, जब इंडिविजुअल रहता है चीज़ें, छोटे लिमिट में रहती हैं चीज़ें, या हम इन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक एक डिजिट की है, जो इनका लिमिट है, जो रेंज है, कम रहता है, तो हम इसको क्या देते हैं अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा क्या है कि व्हेन देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन का नंबर कम होता है, फ्रीक्वेंसी कैन बी असाइन टू ईच वन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पल। तो जब ऑब्जर्वेशन जो होता है वो लिमिटेड नंबर में होता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो उनको हम फ्रीक्वेंसी आसानी से एक एक को दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0 5 बार रिपीट हुआ था, 1 एक बार रिपीट हुआ था, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल होता है। ठीक, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें क्लास इंटरवल होता है। पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में भी हमने क्लास इंटरवल के बारे में जाना था, जब एक रेंज दिया होता है 10 से 15, 15 से 20, ऐसा रेंज दिया होता है, एक एक नहीं लिखा होता है, तो हम इसे गिफ्ट कहते हैं। ठीक, तो व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुपिंग इज डन अमंग देम। जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उनके बीच में ग्रुपिंग की जाती है। ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, और हर ग्रुप को क्लास इंटरवल कहते हैं, मतलब 10 से 50 तक, 50 से 100 तक ऐसे। एंड फ्रीक्वेंसी असाइन टू ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी उस ग्रुप को दी जाती है कि वो पूरा ग्रुप, मतलब 10 से 15 के बीच में है तो उसमें कितने 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितनी बार आया है, पूरे ग्रुप को असाइन करते हैं, एक एक चीज़ को नहीं। ठीक, और ऐसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि यहाँ पे वेट दिया गया है 36 स्टूडेंट्स का, और हमें इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है क्लास इंटरवल 5 का लेकर। अब 5 का क्लास इंटरवल लेने का क्या मतलब कि 5 का रेंज होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच में 5-5 का अंतर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे इसमें छोटा कौन सा डिजिट है हम वो सर्च करेंगे, नंबर कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हमारा नंबर है 44, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा 73। ठीक, 73। ऐसे एक बार बस एक सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला चेक कर लेना है। अब क्या करेंगे हमने बोला है कि 5-5 का क्लास इंटरवल लेना है, तो 44 से 5 गिनिए, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक, 44 से 48 तक का हमें क्लास इंटरवल बनाएंगे। फिर 49 से 5 गिनिए, 49, 50, 51, 53, 54, ऐसे हम 5-5 का करके हम बना लेंगे अपना इंटरवल। ये ऐसे बना देंगे, वीट बना देंगे। तो हमें बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्लास इंटरवल 5 का होना चाहिए, तो हमने सबका बना लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब एक एक को गिनना तो मुश्किल हो जाएगा ना, कि अब ये पूरा 70 कहाँ है, यहाँ पे 36 वैल्यू है, हो सकता है और भी ज़्यादा हो, तो 70 कहाँ है, ऐसा गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसा टेलीमार्क बना लेते हैं। ठीक, एक मतलब टेबल बना लेते हैं। फिर 44 से 48 के बीच में कितनी डिजिट्स हैं, मतलब 44, 45, 46, 47, 48, जो जितनी बार आएगा हम उसको लिख देंगे। जैसे देखिए क्या करेंगे, पहला अब एक एक नहीं गिनेंगे, 44 का है, 44 का है, जो पहले आएगा वो देखेंगे। 70 किसके बीच में आएगा, 70 हमारा 69 और 73 के बीच में आएगा ना, तो एक यहाँ पे पहले हम मार्क देंगे। मैंने पहले से सॉल्व कर लिया हुआ है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे। तो 70 किसके बीच में आएगा, 69 और 73 के बीच में आएगा, तो हम एक ऐसे लाइन कर देंगे। फिर 73 किसके बीच में आएगा, 73 भी इसी के बीच में आएगा, यहाँ पे एक और हमने कर दिया। फिर 49 हमारा आएगा 49 और 53 के बीच में, तो हमने यहाँ पे लाइन कर दिया एक। देखिए जितनी बार आता है एक करते, 1 2 3 4 बार कर दिए। जब 5 बार वो चीज़ रिपीट होती है तो हम एक ऐसे बना देते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में, बस एक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक,
ये सारी चीज़ें हमने जाननी है, बस ये सब तो हम जानते हैं। तो 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ठीक। तो ऐसे ही हम सबका गिन लेंगे कौन कौन सा कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे हमारा नेक्स्ट नंबर है 61, तो 61 किसके बीच में आएगा, 59 और 63 के बीच में आएगा। तो 61 एक आया है, फिर दोबारा भी आया है 61, फिर 61 के बाद 47 है, 47 किसके बीच में आएगा, 44 और 43 के बीच में। तो जब हम ऐसे गिन लेंगे तो हमारा ये हमने पाया कि 44 से लेके 48 तक के बीच में 3 नंबर थे, उसको यहाँ पे हम डिजिट के फॉर्म में लिख लेंगे। 49 से 53 के बीच में 4 नंबर थे, 4 लिख दिया। 54 से 58 के बीच में 5 था, तो 5 लिख दिया। 59 से 63 के बीच में था, तो हमने 7 लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 ये 5 6 7 ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। और जब हमने ये गिना तो हमारा टोटल 36 आया, और यहाँ पे भी 36 स्टूडेंट का दिया है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी ही, ठीक। तो ऐसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। पहले हम टेबल बना देंगे, जितना क्लास इंटरवल दिया होगा अगर, तो उससे वैसा बनाएंगे। हमको 5 का बोला था तो बनाया हमने। अगर नहीं दिया होगा तो हम अपने हिसाब से क्लास इंटरवल चूज़ करेंगे, ठीक। और ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी 2 टाइप है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम ऐसे रेंज बना लेते हैं, एक क्लास इंटरवल बनाते हैं, वैसे यहीं ले लीजिए 10 से 19 के बीच में, ठीक। तो अगर हम एक टेबल लेते हैं 10, 12, 14, 16 और एक लेते हैं 19.5, तो आप बताइए कि अब 19.5 को कहाँ पे आप रखेंगे इन सब के बीच में। 10 से 19 के बीच में भी नहीं आएगा ये, और 20 से 29 के बीच में भी 19.5 नहीं आएगा, 19.5। तो आप इसको कहाँ लोकेट करेंगे, यहाँ पे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा टेबल बनाते हैं, 10 से 20 का रेंज लेते हैं, 20 से 30 का दिया, तो अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 19.5 का, ठीक। तो हमारा जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप है वो 2 टाइप से ऐसे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि पहले वाले का अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट जानते हैं ना, ये लोअर क्लास लिमिट होता है, अपर क्लास लिमिट होता है। तो पहले वाले का अपर क्लास लिमिट तो नेक्स्ट वाले का लोअर क्लास लिमिट बन जाता है, ठीक। पहले वाले का अपर क्लास लिमिट दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट बन जाता है, और इसीलिए ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग। और यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है तो हम इसको इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक। ये हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। ओवरलैपिंग से आप याद रख सकते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है तो वो हमारा एक्सक्लूसिव होता है, और जब ओवरलैपिंग नहीं होती है वो इंक्लूसिव होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, मतलब पूरा होल नंबर होता है, ऐसे 10, 12, 14, 16 ऐसा नंबर होता है, फिर तो हम उसे इंक्लूसिव में ऐड कर सकते हैं, नॉन ओवरलैपिंग में। लेकिन जब हमारा पॉइंट में चीज़ें आने लगती है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू आने लगती है, फ्रैक्शन में चीज़ें आने लगती हैं, तो उसके लिए हमारा एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग वाला सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक। मैंने ये नोट्स में ऐसे लिख दिया है, ठीक। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने अभी क्या देखा, डेटा समराइजिंग देखा कि हमारा कोई रिपोर्ट हमने तैयार किया तो उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, अलग अलग माध्यम से, नंबर के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, उसको हम डेटा समराइजिंग कहते हैं। डेटा समराइजिंग में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हमने वो भी पढ़ लिया कि हमें फ्रीक्वेंसी जब टेबल बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म में, तो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। अब हमारा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ एन आइडियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हमारा टैबुलर डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, वो एक बहुत बढ़िया वे है अपने डेटा को प्रेजेंट करने का। इस सेक्शन में हमारे सिलेबस में पढ़ना है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ठीक। तो ये सब क्या होता है ये देखते हैं। बार ग्राफ, बार मतलब होता है रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि क्या दिया है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स का नंबर दिया है, कैसे 40, 50, 60, 70, 80 ना, ये इंग्लिश में नंबर दिया है। किसी एग्ज़ाम टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, तो ऐसा नंबर आया, इसको बोलना है कि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल देंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक, मार्क्स, और यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5। तो कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 10-10 का डिफरेंस लेकर डाल देते हैं, या अगर 20-20 का ले लेते हैं, 40 से शुरू है तो 20, 40, 60,
80, 100, ठीक। तो हमारा स्टूडेंट 1 है, इसका 40 आया है, 40 आया है तो इसका हुआ यहाँ से। स्टूडेंट 2 50 नंबर पाया है तो 40 से थोड़ा सा ऊपर। स्टूडेंट 3 का 60 आया है तो एकदम 60 के नीचे करीब। 4 का 70 आया है तो 60 से थोड़ा ऊपर। और 5 का 80 आया है तो 80 तक, ठीक। तो ऐसे ही मैंने नॉर्मली ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसे, ठीक। तो अब क्या होता है, हमें ग्राफ में कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या ध्यान रखनी होती हैं कि इन अ बार ग्राफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ ड्रॉन विथ वेरियस हाइट। जब हम बार ग्राफ में तैयार करते हैं तो ये जो हम बार बनाते हैं, ये इनकी जो चौड़ाई है हर बार की सेम होनी चाहिए, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद ये जो हाइट होती है हमारी बार की, द हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। ये हमारे फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर लिखा रहता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, इन जब दो हर ग्राफ बार के बीच में जो जगह होती है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक। देखिए समझ में आई थिंक हो, आई होप कि समझ में आया ना। कि पहली बात तो ये जो बार हमने बनाए हैं इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए सबकी। ऐसा नहीं कि हमने एक बार ऐसे बनाया और एक इतना चौड़ा बना दिया, ऐसा नहीं। सारे बार की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, ठीक सब। उसके बाद जब दो बार्स के बीच में जगह है, स्पेस बची हुई है, वो भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक हमने यहाँ बनाया और यहाँ बना दिया, ठीक। ये भी नहीं। तो क्या ध्यान रखना है, बार्स ऑफ सबकी चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए, इनके बीच में जो जगह है स्पेस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक। अब हमारा जो बार ग्राफ है इसके कई सारे टाइप्स है। ये सिंपल बार ग्राफ है, ठीक। सिंपल बार ग्राफ में हम सिंपली ऐसे प्लॉट कर देते हैं। सिंपल बार ग्राफ का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ में हमारा क्या है, देखिए मल्टीपल मतलब हम जानते हैं एक से ज़्यादा कोई चीज़ होगी, तो इसको डायरेक्ट एग्जांपल से, क्योंकि थियरी समझने का क्या मतलब, मैथ्स में तो थियरी का कोई है पहले, यहाँ पे मतलब मैथ्स में नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन की आसानी समझ में आएगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ईयर दिया है और बर्थ रेट और डेथ रेट दिया है। 1931 से लेकर 1980 तक का हमें बर्थ रेट और डेथ रेट दिया है। और हमको बोला है इसका कि मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, या फिर सिंपली बोलेगा आपको कि बार डायग्राम बनाना है। तो आपको खुद से ही समझ जाना है कि दो चीज़ें हैं तो हमें मल्टीपल वाला बनाना है, या हमको ये बोलेगा कि मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, ठीक। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स ओरिजिन बना लेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, तो हमें पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक। अब क्लास इंटरवल को देखिए मैंने शॉर्ट में बस लिखा है 1931 to 40, 41 से 50 से, ऐसे मैंने ईयर्स लिख लिया। अब हमारे क्या करेंगे, इधर हम नंबर लिख लेंगे। तो नंबर आप अपने हिसाब से डिस्टेंस चूज़ कर सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 20-20 का गैप ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली लिया क्योंकि ये देखिए सब 40-30 ऐसे बीच में है, तो मैंने 10 का लिया है। 10, 20, 30, 40, 50, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो लेना चाहें, ठीक। मतलब ऐसा लेना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो। अब ये दो का ले लेंगे तो वो तो होता ही जाएगा, पूरा ग्राफ ही भर जाएगा। अप्रोप्रिएट लेना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, बर्थ रेट है ये जो हमारा ऐसे स्लैश वाला है, मैंने इस पर स्लैश बनाया ये चीज़, तो ये हमारा डेथ रेट को दर्शा रहा है। और ये जो सिंपल बार बनाया मैंने वो डेथ रेट को दर्शा रहा है। तो पहले 31 से 40 के बीच में बर्थ रेट है 46, तो 46 इधर कहीं आएगा तो हमने बना दिया। फिर डेथ रेट 36 है, 36 तो 30 और 40 के बीच में इधर कहीं आएगा तो मैंने बना दिया। फिर 41 से 50 के बीच में 45 है बर्थ रेट, तो बर्थ रेट 45 यहाँ आए। 45 एक्चुअली थोड़ा और ऊपर जाएगा, 45 हो गया। और डेथ रेट हमारा 31 है तो 31 यहाँ तक आ जाएगा। फिर ऐसे ही हर सबका देख लेंगे हम, तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक। तो मल्टीपल डायग्राम जो आपको कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है ना, कि पहले ये यहाँ पे एक और कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए लिटरेसी रेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आप एक और बार बनाएंगे, ठीक। तो सिंपल मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि हमें 2 डायग्राम बनाने होते हैं, हमें जितना दिया रहेगा हमें उतना बनाना है, ठीक। ये सिंपल। अब हमारा सब डिवाइडेड बाई बार डायग्राम होता है एक टाइप। सब डिवाइडेड क्या होता है कि पहले मल्टीपल है तो मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। सब डिवाइडेड में क्या होता है, हमारा बाहर एक ही रहेगा, हमें उसमें अलग अलग उसको डिवाइड करना होगा अलग अलग पार्ट्स में, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें ईयर दिया है 91, 92, 93 और 94 का, और इसमें वीट, बार्ली और ओट का प्रोडक्शन मान लीजिए कि दिया है कि इतना केजी हुआ है किसी वाले साल में। ठीक, साल में तो खैर इतना ही नहीं होगा, लेकिन बस एग्जांपल के लिए कि इतना इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमें इन सब का टोटल लिखना होगा। या तो टोटल दिया भी होता है, नहीं तो आपको टोटल अपनी तरफ से लिखना भी होगा। ठीक, तो हम जब इनका टोटल करेंगे 91 में, तो वीट का 34, बार्ली का 18 और 27 करेंगे तो 79 आएगा। 1992 में 43, 14 और 24 करेंगे तो 81, ऐसे ही करेंगे तो टोटल आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना बार ग्राफ तैयार करेंगे, अपना बार डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से ये चूज़ कर सकते हैं इंटरवल्स, 10, 20, 40, जो भी इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 10-10 का ही लिया है। ठीक, तो 91 में हमारा टोटल कितना है? 91 में हमारा टोटल 79 है। टोटल हमारा 79 है, तो 79 कहीं जाकर यहाँ पे होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारा आया सब डिवाइडेड, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। वीट का प्रोडक्शन कितना था? 34। तो 34 को आप कहीं मार्क कीजिए, 34 हमारा कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ पे वीट मैंने लिख लिया। आप अलग अलग कलर से कलर करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये कलर वीट को दर्शा रहा है, ये कलर ओट को दर्शा रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, ऐसे ही फिर 18 बार्ली है, तो इससे 18 अब जाइएगा तो यहाँ पे कहीं आएगा 52 तक, यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद 27 जाइएगा तो 52 + 27 कितना होगा? 129 आई थिंक, और ऊपर जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा सबको कर देंगे। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ में क्या होता है, हम एक ही बार बनाएंगे, उसको अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। ध्यान रखना है कि हम टोटल का बार का डायग्राम बनाएंगे, सबका प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल बनाकर उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे 1994 वाला ले लीजिए, तो 1994 में हमारा टोटल 92 है। तो देखिए इधर चला गया, टोटल 92 हमारा कहीं उधर जाके होगा, ये 94 वाला है। उसमें हमारा वीट का प्रोडक्शन 45 है, तो 45 हमारा होगा कहीं जाकर यहाँ पे। हमारा जो बार्ली का प्रोडक्शन है वो तो 13 है, तो 49 से 13 ऊपर आप कहीं जाएंगे तो 62 के आसपास आएगा, और ये जो चीज़ होगी वो हमारी हो जाएगी ओट की। तो ऐसे ही हमें सब डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज बार डायग्राम में। परसेंटेज बार डायग्राम में हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करना होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया है कि 2011-12 एक साल और 12-13 में इतने स्टूडेंट थे। तो हमें मान लीजिए क्वेश्चन में इतना दिया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइंस आर्ट्स लिख लिया हमने, परसेंटेज निकालेंगे। तो जब आप टोटल करेंगे इनका 25, 40 और 35 तो 100 आएगा, और इसका भी टोटल करेंगे तो 100 आएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें साइंस का परसेंटेज निकालें, साइंस में तो 25 अपॉन टोटल इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ पे 25% ही आएगा। तो ऐसे ही हम सबका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक, तो परसेंटेज भी हमारा इतना ही आएगा, क्योंकि हमारा टोटल 100 है, इसलिए हमारा परसेंटेज इतना ही आएगा। परसेंटेज तो सिंपल, इसमें परसेंटेज बार डायग्राम भी यही चीज़ करते हैं, बस जो हमारा डेटा दिया होता है ना, तो सबसे पहले हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद क्या करते हैं कि जो हमारी वैल्यू आती है हम उसको बार उसका बनाते हैं। तो 2011-12 में 25 आया हमारा, तो इसको भी हम क्या करते हैं ना कि सब डिवाइड ही करते हैं, एक ही ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम सब डिवाइड करते हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हम इसमें परसेंटेज निकालते हैं पहले। तो 25 आया पहले, तो हमने 25 कर लिया। उसके बाद 11-12 का पहले बना रहे हैं हम। फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट 40 है, तो 25 से 40 ऊपर जाएंगे हमारा, तो 65 तक यहाँ पे आएगा कहीं। फिर उसके बाद जो बचा होगा वो हमारा चला जाएगा, कितना है हमारा 35, तो 65 से 35 100 आ जाएगा, हमने कर लिया। ठीक, ऐसे ही हम 12-13 का भी बना लेंगे। ठीक, तो ये हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। इसको भी हम एक ही बार को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन परसेंटेज निकालते हैं, नाम से ही पता चल रहा है परसेंटेज बार। उसके बाद हमारा लास्ट आता है बार ग्राफ का टाइप, डेविएशन बार ग्राफ। ठीक, डेविएशन मतलब ये डेविएट करता है, हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं, इस बार की खासियत है। ठीक, क्या हुआ इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए 2011 आई मीन ईयर दिया है, और हमें सेविंग और डिपॉजिट दिया है। सेविंग मतलब मैंने इतना पैसा बचाया, और डिपॉजिट मतलब मेरा इतना बचाया हुआ भी खर्चा हो गया है। ठीक, तो 2012 में 30 है, 13 में माइनस वैल्यू आ गई है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, हम बीच में रखते हैं, नीचे नहीं करते हैं, बीच में लगा देते हैं, क्योंकि हमें माइनस वाली भी वैल्यू शो करनी है। और यहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा,
तो देखिए 2012 में 30 है तो 30 यहाँ कहीं जाएगा, 2013 में माइनस में वैल्यू आ गई है तो -20 नीचे दर्शाएंगे, 2014 में 10 है तो 10 यहाँ आएगा, 2015 में भी 15 है पॉजिटिव वैल्यू तो 15 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये ऊपर नहीं है। 2016 में फिर से -25 आया तो -25 कहीं यहाँ आएगा तो नीचे, तो समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर हम शो करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे वाली माइनस में कर देते हैं, -y में आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही ये हमारे बार डायग्राम के टाइप हो गए। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीक़ों से हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है, मल्टीपल है, डेविएशन है, इस तरीक़ों से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम और बार एक्चुअली थोड़ा मतलब सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम दर्शाते एक तरीके से, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में कहते हैं, बार में आपने देखा ना कि हम स्पेस छोड़ते हैं, हमारे दो ग्राफ के बीच में स्पेस होती है, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता है, जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है, ठीक। जैसे इसको भी आप पहले क्वेश्चन से समझ लीजिए। इसमें दो टाइप होता है, एक इक्वल क्लास इंटरवल होता है और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए होता है। तो क्या होता है उसके लिए, आप डिफिनेशन देख ही लेते हैं एक बार, देखिए कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बार्स विद क्लास इंटरवल एज स्पेस। हमारा हिस्टोग्राम क्या है, एक ग्राफिकल तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें क्या होता है हम बार्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास इंटरवल बेस में होती है। ये क्लास इंटरवल जो है हमारी वो बेस में आ जाती है और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये हाइट पे रहती है, ठीक। एंड देयर बी नो गैप बिटवीन एनी सक्सेसिव बार्स, और सक्सेसिव बार्स के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होता है। इसमें दो टाइप आता है, एक इक्वल क्लास इंटरवल आता है और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल आता है। तो इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है? इक्वल क्लास इंटरवल सिंपल है, हमने अभी बात की कि क्लास इंटरवल को हम बेस पे लिखते हैं। तो यहाँ पे है 0 से 10, 10 से 20 है, तो मतलब 0 से लेके 70 तक है, तो हम लिख लेंगे 10, यहाँ पे 0 होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी दी है हमारी, तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम आप 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 2 का भी गैप ले सकते हैं, पर यहाँ पे 5 से शुरू था तो मैंने 4 से ले लिया, 4 से शुरू था सबसे छोटी वैल्यू और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 20 तक की है, तो मैंने 4 का डिफरेंस ले लिया है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे डिफरेंस ले लिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा 0 से 10 के बीच में 5 फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ कहीं 5 आ गया, देखिए थोड़ा भी हम जगह नहीं छोड़ते, स्पेस थोड़ा भी नहीं छोड़ते, हिस्टोग्राम की खासियत ये है। फिर 20 वाले में क्या था, 10 से 20 वाले में 12 है, तो 12 यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। 20 और 30 वाले में 15 है, तो 15 प्लॉट कर दिया है। 30 से 20 है तो 20 भी प्लॉट कर दिया, ऐसे हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल में सिंपल बस हम अपना यहाँ पे लिख देते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बार ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान रखते हैं कि थोड़ा भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राम में हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं, ठीक। अब आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल सिंपल है, हम ड्रॉ कर देंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है, ठीक। क्या करना पड़ता है, देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल दिया अनइक्वल क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल था, सब में 10-10 का गैप है, 10 से 20, ठीक। यहाँ पे क्या है, देखिए 10 से 15 5 का गैप, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का गैप आ गया और यहाँ पे 20 का गैप आ गया है, ठीक। डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20 है, 20 का गैप आ गया है, 40 से 60। तो हम इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। हमें एक निकालना पड़ता है एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, एडजस्टमेंट फैक्टर होता है एक्चुअली, एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है हमारा, लोएस्ट क्लास इंटरवल तो हमारा 5 है ना, 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है ना, तो लोएस्ट क्लास इंटरवल हमारा ये 5 है और क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल एडजस्टमेंट फैक्टर का एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले वाले के लिए आप एडजस्टमेंट फैक्टर निकालिए हम अपना। तो लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है हमारा, तो क्लास इंटरवल है हमारा 10 से 15, 5 का डिफरेंस है और लोएस्ट फैक्टर भी है इसमें हमारा, लोएस्ट जो क्लास इंटरवल वो भी है 5, तो 5 कट गया एक बार, तो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर 1 आया। यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है तो 5/5 1 आया। यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है तो क्लास इंटरवल 10 है और लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है तो 2 आया। यहाँ पे हमारा 20 का डिफरेंस है, 20 क्लास इंटरवल हो गया, लोएस्ट क्लास इंटरवल 5 है तो 4 आया, तो 4 का डिफरेंस आ गया हमारा। तो एडजस्टमेंट फैक्टर ये रहता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हैं, तो हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हम अनइक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम में यूज़ करते हैं।
कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर, तो 60 डिवाइडेड बाई 1 7 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 10 आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 1 27 आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 1 15 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आएगा और 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक। हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं, इसका थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, हमने देखा कि हमारा क्लास इंटरवल बीच में नीचे होता है और फ्रीक्वेंसी ये हाइट पे होती है। तो देखिए क्या है, हमने देखा हमारा 10 से 15 से लेके है 80 तक है, तो हम 80 तक का ड्रॉ कर लेंगे। तो हम आप डिफरेंस ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो अप्रोप्रिएट हो वही लेना है। तो मैंने 5 से लेके शुरू किया है, तो 5 10 15 20 25 30 से लेके 80 तक पूरा ले लिया, क्योंकि हमारा 80 तक था, ठीक। और क्या करेंगे हम यूज़ करते इसमें हिस्टोग्राम में अपना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारा 10 से 15 वाले क्लास इंटरवल के लिए कितना आया है? 7 आया है। तो आप यहाँ पे 7 को प्लॉट कर दीजिए। 15 से 20 वाले के लिए कितना आया है? 10 आया है। तो 15 से 20, ये आपको डिस्टेंस याद रखिए। 15 से 20 के लिए आप 10 प्लॉट कर दीजिए। 20 से 25 के लिए कितना आया है? 27 आया है। तो 20 से लेके 25 तक, 20 से लेके 25 तक के लिए 27 ड्रॉ कर दीजिए। 25 से लेके 30 तक 15 है, तो 25 से लेके 30 तक 15 ड्रॉ कर दीजिए। आप देखिएगा 30 से लेके 40 तक, 30 से लेके 40 तक 6 है। 30 से लेके 40 तक ये गैप दिख रहा है ना, ये ध्यान रखना है। 30 से लेके 40 तक 6 है, तो 6 प्लॉट कर दीजिए। 40 से 60 से लेके हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 3 है। 40 से लेके 60 तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 ड्रॉ कर दीजिए। और 60 से लेके 80 तक 2 है, तो 60 से लेके 80 तक 2 ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। तो समझ में आया ना। अनइक्वल क्लास इंटरवल के सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर हम फाइंड करते हैं क्लास इंटरवल अपॉन लोवेस्ट क्लास इंटरवल। उसके बाद हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर। अनइक्वल क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ही यूज़ करते हैं और ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम के बाद। अब हमारा नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो हमारा सर्कुलर चार्ट भी कहते हैं, हम इसमें ड्रॉ करते हैं, अपना सर्कल बना के अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर ग्राफ। पाई चार्ट बनाने का स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है एब्सोल्यूट वैल्यू टू परसेंटेज। हमारे पास जो डेटा दिया होता है हम पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या है? परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा अपना प्रोटेक्टर की हेल्प से हम प्लॉट करते हैं अपना चार्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बुक सोल्ड का डेटा दिया गया है कि किसी दुकान से मान लीजिए साइंस की बुक 480 सोल्ड हुई, मैथ की 360, इंग्लिश की 240, हिंदी की 120। तो टोटल पहले कर लेंगे हम 1200 हुआ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है जो वैल्यूज़ दी होती है उनको परसेंटेज में चेंज करना। तो वैल्यूज़ को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं? जो वैल्यू दी होती है वो ऊपर लिख देते हैं और नीचे टोटल लिखते हैं और उनको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो करेंगे जब तो 12 चौके 80, 48 हमारा हो गया 40%। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। देखिए 360 का हमने निकाला 30% आया, 240 का निकाला 20% आया, और जब इसका 120 का भी करेंगे हम तो 10% आएगा, ठीक। ऐसे ही परसेंटेज हमने लिख लिया। अब क्या हमारा स्टेप कहता है दूसरा? परसेंटेज वैल्यू इंटू डिग्री। परसेंटेज वैल्यू को डिग्री में चेंज करते हैं। हमारा 40% सबसे पहले आया। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं ना हम टोटल लिखते हैं, लेकिन हम तो हमारा टोटल 100% है। 40 30 70 20 90 और 10 हमारा जो आया है 100। तो यहाँ पे अगर 100 नहीं होगा कोई और होगा तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, लेकिन हमारा टोटल है तो हम टोटल लिखेंगे। तो डिग्री चेंज करने के सबसे पहले 40 को हम डिग्री में चेंज करेंगे, तो 40/100। और क्योंकि एक सर्कल आप जानते हैं 360 होता है और हमें डिग्री में चेंज भी करना है, तो यहाँ पे 360 कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, तो मान लीजिए आप काटिए, तो ऐसे कट गया। यहाँ पे 2 5 और 28 करेंगे तो 144 डिग्री आएगा। ऐसे ही सबको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। और तीसरा हमारा होता है चार्ट बनाने का। चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप करेक्ट मेजरमेंट से सर्कल बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम सर्कल हमने ये बना लिया और सबसे पहले हमें 144 को प्लॉट करना है। तो आप मानिए सर्कल ऐसे बना लिया आपने सर्कल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो बीच में कहीं एक ओरिजिन मान लेंगे और कहीं भी यहाँ पे भी इधर से भी कहीं से भी लाइन कर लेंगे। मैंने इधर से कर लिया लाइन।
अब यहाँ पे रख के इसको एकदम सेंटर में रख के इसके बीच में आप 144 को मार्क कीजिए। तो 144 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, एकदम स्मूथ नहीं हो पा रहा है मेरा एक्चुअली, ये मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। तो 144 मान लीजिए यहाँ पे कहीं ड्रॉ हो गया, आई थिंक थोड़ा इधर हो गया। नेक्स्ट हमारा 108 को प्लॉट करना है, तो यहाँ पे अब रखेंगे, जो हमने बनाया है उस पे हम रखेंगे अब। तो यहाँ से 108 को मार्क कीजिए। यहाँ पे ही आप देख लीजिए एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने नहीं हो जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया था जब, तो पहले आप इधर एक सर्कल बनाया, आप एक ओरिजिन मानेंगे तो आप इधर से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने इधर से माना है। तो आप क्या करेंगे ना, जितनी भी आपकी वैल्यूज़, यहाँ पे तो 4 हो सकता है, कहीं भी हो, तो आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसको, और जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आएंगी तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से उन वैल्यूज़ को मार्क करते जाएंगे और लाइन बनाते जाएंगे। और आपका अगर मन हो तो आप इसको अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया। हमें अपने सिलेबस में हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना था, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। पाई चार्ट में के लिए स्टेप्स याद रखने हैं आपको। पहले परसेंटेज में चेंज कर देंगे, फिर डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जहाँ जहाँ मार्किंग आएगी उसको हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हिस्टोग्राम का अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला आपको फॉर्मूला याद कर लेना है और फिर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।